दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बस्ती के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नवनीत चौहान जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहले तो हम लोग आपको एक बधाई भी देना चाहते हैं कि आप लोग इतनी मेहनत से कोविड पेशेंट और इस दौरान में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बोझ है आपके पास। और दूसरा, हम ये जानना चाहें किस तरीके से वहाँ पर आप लोगों की मदद कर रहे हैं। एक जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है बस्ती का, किस टाइप से वहाँ पे मदद कर रहा है? जो हमारा मेडिकल कॉलेज है जी सर, वो लेवल 2 का है, जिसमें अच्छा। रेफर होके पेशेंट आते। तो उसका एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिसमें कि जो भी कोरोना पॉजिटिव होता है वो पोर्टल पे आ जाता है। पोर्टल पे आने के बाद में सीएमओ डिसाइड करते हैं कि इनको कोई सिम्टम है या नहीं है या नॉर्मल है। अगर उनको कोई सिम्टम होते हैं या कोई कोमॉर्बिडिटी होती है या उनकी हालत सीरियस होती है तो वो हमारे मेडिकल में रेफर कर दिए जाते हैं। अच्छा। पोर्टल के थ्रू हमारे पोर्टल आ जाते हैं और फिर एम्बुलेंस के थ्रू हम आ जाते हैं। फिर हम उनको असेस करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सरे एलडीएस के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनकी हालत कैसी है। अगर उनका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेवल लो होता है तो उनको हम आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं सीधे। अदरवाइज उनको हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं जो उसका प्रिस्क्राइब है, और मिनिमम 10 डेज रखते हैं जब तक वो नेगेटिव ना हो जाए या कोई सिम्टम लेस ना हो जाए। अच्छा। उसके बाद उनको हम डिस्चार्ज। और इस बार ये है कि जो पिछले साल कोरोना था जी, तो मुश्किल से 15% थे जिनको ऑक्सीजन जरूरत पड़ती थी, और इस बार जो है कम से कम नहीं तो 40 से 50% लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और सीरियस जो लेवल है उनका वो काफी डाउन है। तो हमारे पास दवाइयां हैं। इसकी क्या वजह है कि जो ऑक्सीजन लेवल इस बार ज्यादा जरूरत पड़ रही है? एक तो मुझे लगता है कि कोई स्ट्रेन चेंज है इस बार जो बदलाव मैंने देखा है। एक तो कोरोना के सिम्टम तो होते हैं लेकिन जांच में नेगेटिव आता है। अच्छा। जो लोग पॉजिटिव हैं वो उनके नेगेटिव आने में कम से कम 15-20 दिन, महीना भर लग जाता है, जबकि पहले वो 7 दिन के अंदर ही नेगेटिव हो जाते थे। तीसरा ये है वो लंग्स को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। नमूनिया बहुत ज्यादा हो, पहले 1% 2% केसेस में होता था, अब वो 10% 15% केसेस बढ़ गया। तो वो ये स्ट्रेन मुझे लगता है कुछ बदल गया है। ये डिस्कस भी चल रहा है आजकल कि स्ट्रेन दूसरा है। हाँ। और काफी घातक भी। तो आप लोग को इतना अब तो टाइम भी ज्यादा देना पड़ता है, किस तरीके से आप अपने स्टाफ को उनका हौसला बढ़ाते हैं कि जो ज्यादा मेहनत कर सकते हैं एक बड़ी मुकाबले में बीमारियों के? उसमें हम ये तो करते हैं कि जो स्टाफ है जी उसको वहीं स्टे कराते हैं और शिफ्ट में ड्यूटी लगाते हैं। जैसे 7 दिन काम करेंगे 7 दिन रेस्ट हो जाए उससे। अदरवाइज दोनों एक टीम लगातार काम करते रहे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। प्लस हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको बाईपैप है, एफएचएनसी है, वेंटिलेटर उसके अंदर डालते हैं। प्लस टेक्निकल एड इस बार हमने ज्यादा बढ़ा लिए। अच्छा। वेंटिलेटर टेक्नीशियन लिए हैं जो तुरंत उनको सपोर्ट कर सकें। और बाकी और चीजें तो वो नेचुरली जो मेडिकल पर्सनल रहते हैं वो मोटिवेटेड तो रहते ही हैं और डिवोटेड रहते हैं पेशेंट के लिए, दर्द ना हो। अच्छा, मरीजों का सहयोग मिले। आमतौर पे क्या होता है कि मरीज और मरीज के जो साथ वाले होते हैं, जो उनके तीमारदार हैं, वो ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। तो इनको कैसे हैंडल करते हैं? इनको हैंडल करना बस ये एक कोरोना के साथ ये दूसरी प्रॉब्लम ये है कि र्यूमर्स मार्केट में बहुत सारी होती है। किसी दवाई का नाम सुन लेते हैं और एकदम जब पैनिक होते वो मार्केट से दवाई खत्म होती है, सारे लोग परचेज करने लगते हैं। ऑक्सीजन के साथ है तो सब लोग चाहे उनका डाउन हो ना हो लेकिन फियर की वजह से और वो एकदम और ज्यादा सिक हो जाते हैं। तीसरे जो है वो
आईसीयू एक सेपरेट होना चाहिए, लेकिन उसमें वो एंटर करते हैं, कोशिश करते हैं उनको जूस फ्रूट ये सब चीजें दे दी जाए, उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिले किसी तरीके से। तो सोशल मीडिया या उसमें जैसे भी वो लोग सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो ये भी समस्या है कोरोना के साथ में। जो उनके अटेंडेंट हैं, जो उनके नियर गियर हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई सूचना मिले तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हो। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए अब इसमें हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी डबल कर दी है। और नेचुरली जब कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो इमोशनली चार्ज होकर वो काफी परेशान करते हैं, और इसमें समझाना बहुत मुश्किल, बड़ा पेशेंस रखना बहुत मुश्किल काम। ये भी एक समस्या है इस समय। यही है कि उनको समझाते हैं, वो थोड़ा वो कहते हैं तो सुन लेते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है इसके लिए। ये एक समस्या बहुत बड़ी, आपने बिल्कुल सही पूछा कि ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है, एक के साथ 5 लोग को पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बस्ती जैसे जिले में कितने पेशेंट लगभग एक अंदाजा आ जाते होंगे? इसमें डेली का कम से कम नहीं तो 70 से 75 लोग हैं जो पॉजिटिव आते हैं। जैसे हमारे यहाँ के अंदर 30 सारे लोग एडमिट होते हैं जो सीरियस टाइप होते हैं। बाकी जो L1 सेंटर है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ रहते हैं, लेकिन काफी बड़ी संख्या है। तो करीबन नहीं तो 70 से 100 के आसपास पेशेंट डेली आ रहे हैं तो पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ। अच्छा, कई बार डॉक्टर साहब ये भी सुनने में आ जाता है कि नेगेटिव होने के बाद भी कुछ दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं और कई बार वो कैजुअलिटी में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। हाँ, ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। हाँ, नेगेटिव तो आया था पेशेंट, लेकिन उसके जो लंग्स हैं, उसकी जो किडनी है या जो कोमॉर्बिडिटी है, वो फ्लेयर करती रहती है और प्रॉब्लम उतनी ही बनी रहती है जितनी कि कोरोना में होती है। हालांकि वो नेगेटिव आ चुका होता है, लेकिन डिस्ट्रक्शन इतना ज्यादा हो चुका होता है कि वो रिकवर करना कभी मुश्किल हो जाता है और सिम्टम वो बने रहते हैं। तो ये भी एक इस वेरिएंट के साथ ये भी देखा जा रहा है कि शुरू में कई बार वो नेगेटिव आ जाता है, पॉजिटिव दिखता नहीं है, और कई बार नेगेटिव दिख जाता है लेकिन पॉजिटिव जैसे फंक्शन करता रहता है बॉडी में। बिल्कुल ये बिल्कुल बात सही है। हाँ। वो अनप्रेडिक्टेबल हो गया इसमें। नेगेटिव पेशेंट है लेकिन सिम्टम्स आ रहे हैं। पेशेंट पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हो गया है, लेकिन उसकी जो कोरोना की जो सिम्टम्स हैं, जो डिस्ट्रक्शन है, वो लगातार रहता है। तो मुझे लगता है कि ये मल्टीपल स्ट्रेन है, किसी अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है वो, और इसलिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। डिस्चार्ज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नॉर्मल मरीज पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल ठीक हो गया, लेकिन ऑल ऑफ सडन एकदम से जो वो डाउन होता है और पता लगता है कि वो फिर से वापस उसी स्टेज में आ गया जहां से हमने उसको ठीक किया। तो ये मुझे लगता है कि मल्टीपल स्ट्रेन है और ये कीप ऑन चेंजिंग, ये अलग अलग तरीके से चेंज हो रहा है, और ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, ये भयावह स्थिति है कि जिसको कंट्रोल करना मुझे नहीं लगता कि बहुत आसान काम है। तो कुछ ऐसा टिप्स आप लोग देते हैं जब मरीज ठीक होके जाने लगता है कि वो कोरोना के जो पोस्ट सिंड्रोम हैं उनसे बचाव कर सके? हाँ। हम उनको यही देते हैं कि भाई आप SpO2 लेवल अपना चेक करते रहिए, बार बार चेक कर लीजिए, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करें, जिससे लंग्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा एयर लें, और उसके लिए जो विटामिन की हम देते हैं, जिंक है, ये सारी चीजें विटामिन C वगैरह वो रेगुलर बेसिस पे लें, और माइल्ड एक्सरसाइज करें, फ्रेश एयर लें। फ्रेश एयर बहुत जरूरी है इस समय, जो कि जिसकी उपलब्धता बहुत कम है। हाँ। और अपना रेगुलर SpO2 जरूर चेक करें। अच्छा, दूसरी बीमारियों में कहते हैं कि अगर बॉडी में कोई और बीमारी है तो कोरोना ज्यादा घातक हो जाता है। बिल्कुल, वो कोमॉर्बिडिटी है। जब भी हम पेशेंट एडमिट करते हैं, जी, जैसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, शूट अप करके वो 300-400 पहुंच जाते हैं। एक कॉज तो ये है कि हम उसको स्टेरॉइड देते हैं, उसकी वजह से हो जाती है। दूसरी ये है कि कोरोना का असर लंग्स के अलावा किडनी पे है, इतिहास पे, इन सब चीजों पे मुझे लगता है काफी ज्यादा है। और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए तो वो तुरंत जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है 1 घंटे के अंदर ही 350-400 उसकी ब्लड शुगर पहुंच जाता है। तो उसको वो दवाइयों की वजह से जो स्टेरॉइड वगैरह यूज कर रहे हैं या कोई और वजह होती है? मेनली तो उसकी मेडिसिन की वजह से होती है।
क्यों हम स्टेरॉइड की कई मल्टीपल स्टेरॉइड यूज करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और हैवी डोजेस में देते हैं। जैसे नॉर्मली हम 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम दे रहे हैं, हम 30 मिलीग्राम देते हैं उनको। तो हैवी डोजेस इस्तेमाल करते हैं स्टेरॉइड की। और प्लस कोरोना का इफेक्ट है ही कि वो भी थोड़ा डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन मेनली स्टेरॉइड की वजह से एक तो शूट अप करती है उसमें। कोरोना के साथ डॉक्टर साहब एक चीज और देखी गई है कि पिछले 1 साल में इतनी जागरूकता हो गई है कि हर बच्चे को कोरोना का इलाज पता हो गया है। तो कई बार क्या होता है कि वो अपने से दवाइयां लेके खाने लगता है। ये कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, उसके लिए कुछ मेडिसिन है जो प्रिवेंटिव है। जैसे आइवरमेक्टिन है, उसको हम लेते हैं, वो प्रिवेंटिव मेडिसिन है। और अगर इनिशियल फेज में आपको लग रहा है, शुरुआती दौर में, तो फेविफ्लू है जिसको ली जा सकती है। लेकिन तब भी डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है, क्योंकि आप आगे वो कोरोना कैसे बिहेव करेगा उसके लिए मार्कर्स होते हैं। LDH है, फेरिटिन है, और प्लस हम जो CT कराते हैं तो उसमें हम फोकस ढूंढते हैं कि फोकस तो नहीं है, वो डॉक्टर ही प्रेडिक्ट कर सकता है। तो हम बहुत पहले ही पता कर सकते हैं कि इस पेशेंट की हालत कैसे जाने वाली है। तो मेरे ख्याल से ये है कि आप पहले ही आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लें और अपने बारे में देख लें कि भाई मैं आगे मेरे ये डिजीज कैसे प्रोग्रेस करेगी। तो बहुत इनिशियल स्टेज पे पता लग जाता है, तो डॉक्टर जरूर कंसल्ट करें। मतलब घर में रहने से ठीक है, लेकिन कम से कम जी आप कहना चाहते हैं वो सीरियस होंगे कि नहीं। हाँ, आप ये समझाना चाहते हैं कि मरीज घर में रहे लेकिन जो दवा ले वो डॉक्टर की कंसल्ट से ले। हाँ, कंसल्ट, इन्वेस्टिगेट करा ले अपने आप को कि भाई कोई फोकस तो नहीं मेरे लंग्स में। CT जो आप आजकल करा रहे हैं सब लोग, एक्सरे करा रहे हैं, तो सब पहले ही पता लग जाता है। बहुत मामूली फोकस होते हैं, लेकिन वो कभी भी फ्लेयर कर सकते हैं। तो आप पहले से सावधानी रख लें, कंसल्ट कर लें। अगर क्लियर है लंग्स तो कोई परेशानी नहीं, घर पर रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी सिम्टम है। अच्छा, लेकिन आप मार्कर करवाना कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो पहले ही पता लग जाते हैं। और हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये पेशेंट भले ही ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मार्कर बढ़े हुए हैं तो ये 5-6 दिन में सीरियस हो जाएगा। अच्छा, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि आप अभी से हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, डायबिटीज पेशेंट पे ये कैसे वार करता है और कैसे डायबिटीज पेशेंट को थोड़ा अपना बचाव करना चाहिए? डायबिटीज तो मैं एक तो ये कि अपनी मेंटेन रखें वो डायबिटीज। दूसरे, जब भी अगर कोरोना अफेक्टेड होते हैं तो ये डॉक्टर को जरूर बताएं कि मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ, क्योंकि जो मेडिसिन दे रहे हैं तो उसकी डायबिटीज बढ़ने वाली है। तो इनिशियली जो प्रिकॉशनरी हम लोग पहले से स्टार्ट कर देते हैं उसकी मेडिसिन जो है डायबिटीज वाली। और दूसरे ये है कि डायबिटीज अगर वो अननोटिस रहती है, जैसे जो पेशेंट आते हैं वो ये नहीं बताते कि हमको डायबिटीज है या नहीं है, तो बहुत तेजी से वो शूट अप होने की वजह से वो रियल फेल्योर में भी जाने लगता है, किडनी पे भी अफेक्ट आ जाता है, बहुत ज्यादा शुगर होने की वजह से। और ये देखा गया कि जो डायबिटीज पेशेंट जी, डायबिटीज पेशेंट में इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है। हाँ, कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है, प्लस जो उसका बॉडी जो वो है टिश्यू में ज्यादा होती है। आप जान लीजिए मीठा है तो उस पर चीजें ज्यादा असर करेंगी, वो धीरे धीरे सेल डैमेज होती है, तो जाहिर सी बात है इसकी इम्यूनिटी तो कम नहीं है। प्लस जो सेलुलर उसमें जाने की होने की वजह से वो इन्फेक्शन तेजी से पकड़ते हैं, और प्लस जो हम जो खाते हैं वो पूरा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। ये डायबिटीज में दिक्कत होती है, नेचुरली वो वीक होते हैं। और कोई चीज ऐसी जो आप हमारे माध्यम से जनता को बताना चाहें कि वो अवेयर हों और आप लोगों के साथ एक जो व्यवहार है उसको थोड़ा अच्छे से निभाएं ताकि आप भी अपना काम कर सके और मरीज भी ठीक हो सके? हाँ, बिल्कुल। तो साथियों, ये थी डॉक्टर साहब के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई आपका सवाल हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। हम लोग डॉक्टर साहब के पास दोबारा फिर बैठेंगे और फिर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपने व्यस्त समय से हमें समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपको। हम लोग फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और विषय पर आपसे बात जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस्ती एक छोटी जगह है जी, और वहां से आपको मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने आपको बताया कि बस्ती जिले में क्या हो रहा है। जी, बड़े शहर के बारे में सभी जानते हैं। हाँ जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया।